ओके, तो आज के लेक्चर में जो है ना, मैं कुछ आपको फाइनल एग्जाम्स के हवाले से आपको अपडेट कर दूं, और आपको कोई क्यूरी हो, कोई किसी भी टॉपिक के हवाले से, एग्जाम्स के हवाले से ज़रूर पूछ लें। जी ऐसा रिपीट कीजिएगा। मैंने हाँ, मैं ये कह रहा था, आज हमारा जो है टॉपिक ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है आज। जो टॉपिक्स हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, और मैं ट्रांजिस्टर वाले टॉपिक को ही आज कंटिन्यू करूंगा, मगर उससे पहले क्योंकि हमारा जो अपकमिंग फाइनल एग्जाम्स जो है ना करीब हैं, जो कि फाइनल डेट्स जो पहले अनाउंस हुई थी, मगर वो शायद आगे थोड़ा 1-1.5 हफ्ते का डिले आ गया है। सो अभी मतलब सर परसों नहीं है पेपर? अभी डिले आ गया, अभी कंफर्म नहीं हो रहा। अब कुछ कन्फ्यूजन थी, तो इस वजह से ना आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और साथ आप लोगों को इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास वैसे भी अगर होता भी है इंक्रीमेंट, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। हमें एक एक हफ्ता और मिल जाएगा रिवाइज होने के लिए। सो मैंने कहा आज आप लोगों को ना इन्फॉर्म कर दूं फाइनल एग्जाम्स के हवाले से। सो फाइनल एग्जाम्स में कुछ इस तरीके से होगा कि हमने जो कोर्स कवर किया ना, 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट था सर्किट से रिलेटेड, जिसमें हमने सर्किट वाली चीजें पढ़ी थी, ठीक है। दूसरा पार्ट था जिसमें हमने डीसी मशीन्स और ट्रांसफार्मर्स और उनसे रिलेटेड पढ़ा था। तीसरा पार्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स का था, जो ऑलमोस्ट कवर कर लिया, बाकी रिमेनिंग एग्जाम आज प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। सो मेजर कंसर्न जो होगा मेरा इन 2 पार्ट्स पे होगा, जिसमें डीसी मशीन्स और ट्रांसफार्मर्स, ठीक है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पार्ट है। इसमें से भी जो पहला है ना सर्किट वाला पार्ट, इसको भी बिल्कुल स्किप नहीं करूंगा। इसमें से भी प्रॉब्लम्स या थ्योरी थोड़ा आएगा, मगर उसका वेटेज इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसको हम मिड में काफी कवर कर चुके थे। ठीक है, जो आपका फाइनल एग्जाम होगा वो न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों कंबाइन होगा, और जो हमने किए हैं प्रॉब्लम उनसे रिलेटेड ही होंगे। थोड़ी सी माइनर चेंजेस होंगी वैल्यूज में, या थोड़ा सा फॉर्मूला रिफ्रेज हुआ होगा प्रॉब्लम, तो उससे जो हमने किए हैं उसी टाइप के, मैं वो नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट हुए, उसी टाइप के एग्जांपल्स आएंगे और सॉल्व आएंगे। और जो थ्योरी मैंने समझाई है अ, इनको, डीसी मशीन है या ट्रांसफार्मर है या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में, तो उस थ्योरी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये टोटल ओवरऑल जनरल मतलब जो एग्जाम का स्ट्रक्चर होगा। तो इसके हवाले से किसी को जो पूछनी हो या चीज ऐड करनी हो तो जरूर पूछ ले मुझसे। जी ऐसा आप क्लियर आ रही है सबको? जी सर क्लियर है। ठीक है, बात समझ में आ गई सारी। अच्छा, जी सर। पेपर जो होगा ना, ये मिड टर्म की तरह कोई 24 घंटे का नहीं होगा। पेपर होगा 3 आवर्स के ड्यूरेशन का। ठीक है, मतलब आपका टाइम कोई फिक्स होगा, 6 to 9 होगा, जो भी मोस्टली पेपर का टाइम जो होगा उसी अराउंड होगा। अभी फाइनल टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर वैसे हो जाएगा। मैं ये सिर्फ अर्ली आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड ये 3 आवर्स या मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 आवर्स का हो सकता है। तो पेपर में अपने तैयारी रखिएगा कि आपके पास नोट्स वगैरह तो वैसी सारी चीजें अवेलेबल होंगी, और उसकी तैयारी रखिएगा कि पेपर 3 घंटे का होगा। ठीक है, और उसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों पार्ट होंगे। और आज मैंने क्विज भी रखी हुई है, 9 बजे स्टार्ट होगी क्विज आप लोगों की, और 9 से लेके 12 बजे तक का टाइम है, किसी भी टाइम में स्टार्ट करेंगे, 1 घंटे की क्विज होगी, और अपलोड LMS पे कर लेना है उसको। ओके, ऑल क्लियर? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर लास्ट टाइम जो क्विज नंबर 2 था उसका टाइम जो है वो एक दिन बाद का था, लेकिन वो पहले ही खत्म हो गया था। उसके इशू में मैंने आपको मैसेज भी किया था, तो कोई रिप्लाई नहीं आया था क्विज नंबर 2 का। क्विज मतलब मैं समझा नहीं, क्या इशू आया था? सर उसका टाइम जो है एक दिन बाद का था, यानी 12 बजे के बाद का था टाइम ना।
सही। तो जैसे अटेम्प्ट करने लगे वो क्विज का टाइम खत्म हो गया, यानी एक दिन पहले ही खत्म हो गया था वो। नहीं, क्विज तो 3 घंटे का था ना, उसी दिन स्टार्ट होता 9 से 12, तो उसी टाइम खत्म हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके सर। यही था, आप यही कहना चाह रहे हैं या कुछ और? मैं आपकी बात क्लियर नहीं समझ पा रहा हूँ। अब क्लियर है आपको? नहीं सर, यही कहना चाह रहा था। जी, क्विज का ये है कि मैंने इसमें यूँ किया हुआ है कि आप लोगों के पास टाइम जो होता है ना 9 से 12, मतलब 1 घंटे की होती है, टोटल 3 घंटे का स्लॉट दिया हुआ है कि आप लोग किसी भी 1 घंटे में स्टार्ट करें। ऑल्दो मैंने फिर भी सबमिशन ओपन की हुई थी, जो है कि किसी भी वजह से किसी की अगर रह जाती है क्विज, तो वो लेट में भी सबमिट करवा सकता है, मतलब उसका बिल्कुल सबमिशन बंद नहीं हो जाते। तो फिर भी मैं, अगर किसी की क्विज रह गई है तो मैं आज दोबारा उसको ओपन कर देता हूँ। आप लोग अपनी क्विज उसमें सबमिट करवा दें, वो लेट में काउंट होगी मगर उसका फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। सही है? थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो स्क्रीन शेयर हो रही? जी सर। ओके, गुड। अच्छा, लास्ट टॉपिक जो हमारा था, जो कि ट्रांजिस्टर से रिलेटेड था, उसी टॉपिक को करूंगा और यहीं पे आज हमारा जो है ना कोर्स कंप्लीट होता है। बस इसके सिर्फ हम प्रॉब्लम्स करेंगे। मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट के लिए, मैं यहाँ पे, वो है बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स बाय फ्लॉयड। मैंने ये बुक एलएमएस पे शेयर कर दी है आप लोगों के साथ। तो बहुत अच्छी बुक है बेसिक के हिसाब से, मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छी बुक है, जरूर इसको स्टडी कीजिएगा। ठीक है, तो आज जो मैं आपको करवाऊंगा वो है, हमने लास्ट टाइम जो ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे, ट्रांजिस्टर के मैंने आपको कितने बताए थे? 3 टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से थे? बीजेटी, जेफेड एंड मॉसफेट। सॉरी, एक मिनट, मेमोरी में। ये स्क्रीन सही शेयर हो रही है या सिर्फ वाइट वाइट नजर आ रहा है? सही शेयर हो रही है सर। अच्छा, ये मेरे पास इश्यू कर रहा है, एक मिनट। अब सही है। ओके, ओके। तो ये जो है हमारा है बीजेटी। अच्छा, बीजेटी के हमारे बेसिक 2 ऑपरेशन है। कौन कौन से थे? एक उसका था पार्ट एज ए स्विचिंग और दूसरा एज ए एम्पलीफायर। ठीक है, अब स्विचिंग में और एम्पलीफायर में ये होता है कि अब यहाँ पर मिसाल दो, एक ट्रांजिस्टर है, ये वाला सिंपल, ये इन तीनों, इसके जो 3 टर्मिनल्स होते हैं, हर किसी का अलग अलग नाम है। जहां से हम कंट्रोल कर रहे थे करंट को, उसको हम कह रहे थे बेस टर्मिनल। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्मिनल है जिसको हम कहते हैं कलेक्टर। ठीक है, और तीसरा टर्मिनल जो है एमिटर। अब इन तीनों टर्मिनल्स पे जो करंट गुजरता है, तो उनको उन करंट्स का जो नाम है ना, वो भी उसी से ही एसोसिएट कर दिया। वो कैसे? अगर बेस से जो करंट गुजर रहा है तो उसको हमने नाम दे दिया बेस करंट, IB। ठीक, जो आपके पास एमिटर से करंट गुजर रहा है, उसको हमने नाम दे दिया IE। ठीक है, E फॉर एमिटर। और जो कलेक्टर से गुजर रहा है उसको नाम दे दिया IC। इस तरीके से चीजों को, मतलब अंडरस्टैंडिंग में और भी चीज सिंपल हो जाती है। अब यहाँ पर जब हम करते हैं तो उनके फार्मूला कुछ जो है ड्राइव्ड हैं, तो हम उनको अप्लाई करेंगे। तो एक फार्मूला जो है वो ये है, उसको कहा जाता है IC इज इक्वल टू बीटा IB। अच्छा, ये बीटा जो है ये इनके डेटा शीट वगैरह से यहाँ से गिवन होता है। अब ये फार्मूला, इट मीन
ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये आई बी इधर है, इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आई सी इज इक्वल टू बीटा डी सी आई बी। ये इसका एक फॉर्मूला है जो कि ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम इस करते हैं, और दूसरा जो फॉर्मूला है इसका, अब ये हो गया कलेक्टर और बेस करंट के दरमियान रिलेशन, मतलब कलेक्टर और बेस दरमियान टोटल 3 करंट है ना, तो आई सी ये और बेस ये, इन दोनों के दरमियान करंट का आपस में क्या रिलेशन होता है इन ट्रांजिस्टर के इस मोड में, तो वो हमें उसमें बताया हुआ। अगर फिर आई सी और आई के दरमियान क्या रिलेशन है, इस करंट के दरमियान और इस दरमियान क्या रिलेशन है ट्रांजिस्टर में, तो वो फॉर्मूला ये है। ठीक है, आई सी अल्फा डी सी इज इक्वल टू आई सी और आई। बात क्लियर हो गई? यहाँ पे फॉर्मूला समझ में आ गया ये क्या होते हैं फॉर्मूला? क्लियर? जी सर। ओके। अब देखो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि एक प्रॉब्लम मिसाल दिया हुआ है, डिटरमाइन दी डीसी करंट गेन। अब ये जो डीसी करंट गेन बीटा डीसी कहता है, ये डिटरमाइन दी डीसी करंट गेन, मतलब ये जो है मालूम करके बताएं बीटा डीसी एंड द इमिटर करंट आई ई, और इमिटर करंट आई मालूम करें फॉर ए ट्रांजिस्टर वेयर आई बी इज इक्वल टू ये और आई सी इज इक्वल टू ये, मतलब दो करंट उसने दिए हुए हैं और ये हमसे बीटा डीसी पूछ रहा है। अब बीटा डीसी का जो फार्मूला है हमने वो अप्लाई किया, और हमारे पास आई सी और आई बी दिया हुआ है, फार्मूला वो है आई सी और को आई बी, तो हमें ये चीज मिल गई। अब तीसरा जो आप इसका एक फार्मूला है, जो इन तीनों का करंट का आपस में क्या रिलेशन है, वो है ये आई ई, जो इमिटर का करंट है वो बराबर है किसके, आई बी और आई सी, ये बेसिक रिलेशन है। ठीक है, तो अब वो आई सी तो हमें गिवन है, आई बी भी गिवन है, तो उन दोनों को ऐड किया तो हमें एमीटर करंट मिल गया। ये करंट गेन मिला हमें और ये एमीटर करंट। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू मिल गई। ये बात क्लियर हो गई? जी सर। इसमें से कोई, अच्छा अब सिमिलरली सेम कर जो है ना, आपको एक और एडिशनल प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है कि ये रिलेटेड प्रॉब्लम है इसी से कि ए सर्टेन, अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसने बीटा डीसी दिया हुआ है, आई बी लिखा हुआ है ना बेस करंट, तो ये किसके बराबर हो गया, आई बी। डिटरमाइन द कलेक्टर करंट आई सी, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, कलेक्टर करंट किसके बराबर होगा, बीटा डीसी इंटू आई बी, तो हमें वो करंट मिल जाएगा जो आई सी है। बात क्लियर है यहाँ तक? जी। ओके गुड। तो ये है बेसिक ट्रांसफर का एक सिंपल प्रॉब्लम जो मैं करवा रहा हूँ। दूसरा मैं जो प्रॉब्लम करवाऊंगा वो आपको स्विचिंग का प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, अब पहले ये बताएं, ये जो है बेस एमिटर कलेक्टर जहन में है, और ये जो सारे टर्म्स जहन में है, या इनको दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा? हेलो हेलो, जी सर। हाँ मैंने कहा ये जहन में है या दोबारा बोलने बताने पड़ेंगे? सर रिवाइज कर लेंगे इसको, अभी क्लास में मैं वो लेक्चर ही सुन रहा था आपके पुराने वाले, तो ये रिवाइज कर लेंगे। आप सिर्फ जो है इसके फार्मूले बता दीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है।
ओके, मैं आपको वो बताता हूँ। सर जो भी आप बेसिक बुक्स का बोल रहे थे वो आपने अपलोड कर दिए LMS पे? जी बिल्कुल, अपलोड कर दिया है मैंने वहाँ पर। और आप लोग जो आएंगे ना, यहाँ पे बुक्स का एक वो बना होगा, टैब बना होगा, तो उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके नीचे ना जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उसमें होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बाय फ्लॉयड, तो वहाँ पर वो बुक ऑलरेडी अवेलेबल है। सर आपके पास कोई उर्दू में बुक है इसकी, ताकि थोड़ा अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बंदा उर्दू में पढ़ के थोड़ा क्लियर हो जाए उसको, या कोई ऐसा यूट्यूब चैनल जिसमें बंदा ये लेक्चर वो ये और डीपली इनको समझ सके? चैनल्स तो खैर आपको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वैसे ही बहुत मिल जाएंगे। असल में मसला ये है कि बाकी तो लेक्चर में आप लोगों को अपने हिसाब से मतलब वैसे ही शेयर कर रहा हूँ कि ये आपके लेक्चर्स हैं, मतलब जो भी हम डिस्कस करें तो मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं अगर कहीं में भी कोई क्वेरी हो। अगर ओके सर। बाकी चैनल उर्दू का बुक तो मुझे ज़हन में नहीं आ रहा कि इसका कोई उर्दू में बुक हो। मैं सर्च आउट करूँगा, अगर कोई होगा तो मिल जाएगा। मैं शेयर ज़रूर कर दूँगा आप लोग अगर मुझे मिल जाता है। बाकी रही बात चैनल की, तो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, मतलब जहाँ पे सिमुलेशन और वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप यूट्यूब से सर्च करेंगे तो इन पे तो बहुत डेटा वैसे ही बहुत मिल जाते हैं। असल में मसला ये आ नहीं रहा सर, है। जी, जी। वो आपकी बात काट रहा हूँ, मेरा दरअसल ये है कि मेरी जो इलेक्ट्रिकल की ना बेसिक बहुत वीक है। ये मुझे वोल्ट करंट इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये है कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इनके बारे में सीखने के लिए ना। तो सही ये है। है कि पेपर से फारिग होके ना, तो ये मैंने सब चीजें सीखनी है। तो ये PLC प्रोग्रामिंग हो गई, HMI हो गई, मैं इसमें भी इंटरेस्टेड हूँ ना थोड़ा। तो अच्छा, ये है अच्छा। कि इन चीजों को। समझ गया मैं। अच्छा, तो बस आप जैसे एग्ज़ाम जब खत्म हो जाए, अभी तो हम बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको समझ रहे हैं। जब एग्ज़ाम खत्म जी हो सर। जाए तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, फिर मैं आपको रिलेटेड मटेरियल शेयर करूँगा, तो उनसे आप ज़रूर कीजिए। बाकी पीएलसी के हवाले से मेरे वहाँ पर भी जो है ना लेक्चर्स रखे हुए हैं पीएलसी के, वो मैंने तो उर्दू में ही है, डिफाइंड है सारे कि किस तरीके से क्या होता है और उनके टाइप्स और उनका बेसिक जो किस तरह सिमुलेशन करते हैं, वो भी मेरे अवेलेबल हैं, तो वो भी मैं लिंक शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हाँ, वो मेरे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल है इक्विपमेंट उसका, तो एचएमआई वगैरह क्या अभी वीडियोज़ में बनाऊँगा अभी ना कुछ अर्से में, वो लैब्स करवा रहा हूँ। तो वो भी अगर इंटरेस्ट है तो बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। नहीं सर, क्योंकि मेरी ना दरअसल DAE में भी हमने इलेक्ट्रिकल वगैरह पढ़ी है, तो मेरी शुरू से इलेक्ट्रिकल थोड़ी वीक है ना। तो इस वजह से मुझे कुछ लेक्चर जो है काफी टाइम तक सुनने पड़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड यूट्यूब पे सर्च करना पड़ता है। एक खान सर है, इंडियन इंडियन वो यूट्यूबर है खान सर के नाम से ना। उनके जी, जी। थोड़ी लैंग्वेज का इशू होता है, तो समझ में तो आते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज के इशू की वजह से मैं थोड़ी मार खा जाता हूँ उसमें ना। सही, सही, सही। हाँ, उनके भी अच्छे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप मेरे वाले पहले लेक्चर बिल्कुल स्टार्टिंग वाले लेक्चर सुने हैं आपने? जी सर, वो जिसमें आप एम्पेयर और करंट वगैरह डिफाइन कर रहे थे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी जी सर, सुने हैं वो। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स में बेसिक्स को कवर करने की कोशिश की है, तो उनको सुनें। उसके जी बाद सर। भी कोई कन्फ्यूजन्स हो, तो फिर पूछिएगा, मैं उस हिसाब से उसको आपसे ज़रूर डिस्कस कर लूँगा। तो ओके सर। हाँ, मैंने बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को बेसिक से लेके चलूँ, अदरवाइज़ जो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ये जो कोर्स है ना हमारा, ये बहुत बेसिक है। ये 3 से 4 कोर्सेज़ होते हैं बीई में, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में। आई बात समझ? ये जो मैं अभी कवर करवा रहा हूँ जी। बीजेटी वगैरह, तो ये पूरे के पूरे कोर्सेज़ हैं। तो अब मसला ये है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, अब सिर्फ इतना फ़ैमिलाइज़ करना है कि हाँ भाई, ये चीज़ होती है और इसका ये काम होता है। तो हमें ल कोर्स के स्कोप की वज़ह से लिमिट करना पड़ा, क्योंकि टाइम लिमिटेड है हमारे पास। जी बाकी सर। आपका इंटरेस्ट है, अच्छी बात है। मैं ज़रूर आपको जितनी हो सके कोशिश करूँगा कि आपको हेल्प कर सकूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। थैंक यू सर। ओके, अच्छा। मैं अभी आज के लेक्चर में ना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ आपको, बस अभी ट्रांजिस्टर की जो है ना, अब ट्रांजिस्टर को समझना है ना, मैंने स्टार्ट किया था सेमीकंडक्टर से।
फिर उससे मैंने आपको दो सेमीकंडक्टर से जब डोपिंग करने के बाद दो मटेरियल बन रहे थे, एक एन टाइप पी टाइप। जब एन टाइप और पी टाइप मटेरियल्स को कंबाइन करते हैं, मतलब इकट्ठे रखते हैं, तो वहां से एक डिवाइस क्रिएट होती है, डायोड। उसको हमने पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन देखी। अब फिर उन्हीं मटेरियल में से एक डिवाइस बनती है जिसको हम कहते हैं बीजेटी, एनपीएन और एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर बनते हैं। अब ट्रांजिस्टर के बाद फिर हमारे पास जो है ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन आ जाती है। तो ट्रांजिस्टर की दो एप्लीकेशन है मेजर, एक एज ए स्विचिंग और एज ए एम्पलीफिकेशन। तो अभी जो आपके सामने स्क्रीन पे शेयर है वो है एज ए स्विचिंग के साथ ट्रांजिस्टर में हो क्या रहा होता है, ये नजर आ रहा है? जी सर। अब ट्रांजिस्टर में क्या हो रहा होता है, मिसाल लो यहाँ पे आपका करंट है, यहाँ पर आपने बेस है। अब जैसे बेस पे हमने जीरो करंट रखा, मतलब कुछ भी नहीं दिया, 0 वोल्टेज दिया, तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे ओपन सर्किट, मतलब ये जैसे कनेक्टेड ही नहीं है। आई बात समझ में? जी। ठीक है। अब ये हो गया ओपन, ये जस्ट लाइक कि जिस तरह हम फैन चल रहा हो उसका अपन स्विच ऑफ कर दें तो बंद हो जाएगा ना फैन, तो करंट गुजरेगा ही नहीं यहाँ से। जब करंट नहीं गुजरेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, पहली बात। अच्छा, अब जो क्या हुआ, अब इसको हमने कुछ ना कुछ वोल्टेज दिया। जब इसको वोल्टेज देते हैं तो यहाँ से आई बी करंट गुजरता है। जब करंट गुजरेगा तो ये जो है ना सेचुरेशन मोड में चला जाता है। तो सेचुरेशन मोड में जब जाएगा तो ये जो है आपके पास शॉर्ट, ये बिहेव ऐसे करेगा जैसे शॉर्ट पाथ, मतलब ऐसे कि जैसे वायरों, दो वायर्स को आपस में यूं कनेक्ट कर दें तो उनको एक पूरा पाथ मिल जाएगा करंट को फ्लो होने के लिए। आई बात समझ में? जी सर। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर में इट मीन जब इस टर्मिनल में आप जो है वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे तो आप ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मिसाल और मुझे जिसको ऑन करवाना है या ऑफ करवाना है वो सारा मैं यहाँ से कंट्रोल करवा सकता हूँ, यहाँ पर वोल्टेज देकर। आई बात समझ में? जी सर। तो ये एज ए हमारे पास ट्रांजिस्टर का जो है ना वो काम है एज ए स्विचिंग में। अब होता क्या है, अब इसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो ये हैं। एक होता है VC कट ऑफ इज इक्वल टू VCC। ठीक है, जब आपका इस मोड में होता है यहाँ पर, तो आपका VCC, ये जो वोल्टेज होता है ना, ये यहाँ पर VC वो इसके बराबर हो जाता है VCC के। एक तो ये हो गया। दूसरा IC क्या होता है, इसमें करंट, इसमें से करंट कब गुजर रहा है, यहाँ पे तो 0 हो रहा है, और यहाँ पे जब शॉर्ट पाथ बनता है कुछ ना कुछ करंट गुजरता है, तो इसमें से करंट कितना गुजरेगा, वो होगा यहाँ से। ये जो टॉप नजर आ रहा है ना, जो सप्लाई से यहाँ से करंट गुजर रहा है, ये आ रहा है वोल्टेज, ये वोल्टेज माइनस ये VC, इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो वोल्टेज होता है इसको हम कहते हैं VCE। मतलब कलेक्टर और इमिटर के दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम VCE कहते हैं। तो VCC माइनस VCE डिवाइडेड बाय RC। तो ये फार्मूला बन जाता है हमारा IC का, जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में हो। किस मोड में हो? सर्कुलेशन मोड में। सैचुरेशन सैचुरेशन सही सर। हाँ। अच्छा, ये लेक्चर जो पिछले लेक्चर में ना ये सैचुरेशन और कट ऑफ वगैरह थोड़ा सा टच किया हुआ है। इस ट्रांजिस्टर को मैं डिटेल में नहीं कर रहा, सिर्फ एप्लीकेशन की हद तक जा रहा हूँ, मगर आप थोड़ा सा मैंने उसको टच जरूर किया कि सैचुरेशन या कट ऑफ होता क्या है। आई बात समझ में? जी सर। ओके, तो ये इनके फॉर्मूलाज हैं जो जिनको हम करेंगे। अच्छा, जो IB का करंट होगा, IB का करंट किसके बराबर होगा, जो अभी हम पहले ही फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं, वो क्या होता है, IB इज इक्वल टू IC और बीटा DC, जो करंट गेन जिसको कहते हैं। तो ये 3-4 फॉर्मूलाज हैं। अब इस फॉर्मूलाज को ध्यान में रखते हुए हम जो है एक प्रॉब्लम करते हैं। क्या है, अब ये सर्किट है हमारे पास, यहाँ पे RB और ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब हमें ये कहता है कि ट्रांजिस्टर सर्किट इन फिगर जो नीचे दी हुए, व्हाट इज CE व्हेन Vin इज इक्वल टू 0। मतलब जब आपके पास यहाँ पे 0, इट मींस ट्रांजिस्टर किस मोड में होगा, कट ऑफ मोड में। जब कट ऑफ मोड में होता है तो VCE किसके बराबर हो जाता है, जो VCC हो, और VCC यहाँ पे कितना है, 10। तो VCC इज इक्वल टू 10 जब
इनपुट वोल्टेज 0 हो। बात समझ में आई? ये समझ में आई असद? सर यानी ये अभी हमारे पास ओपन सर्किट चल रहा है ना, इसमें यानी वोल्ट तो 0 होंगे हमारे पास। हाँ, मतलब जब बीजेटी में हमारे पास इस टर्मिनल पे यहाँ पे 0 वोल्ट दिया हो, ठीक है, जहाँ पे 0 वोल्ट हो, तो उस जी सर। टाइम यहाँ पे ये कट ऑफ मोड में होता है। जब कट ऑफ मोड में होता है तो ये जो है, ये जो टर्मिनल है ना VCE, इस पे जो वोल्टेज होगा ना, वो वही वोल्टेज जी होगा जो आपका VCC को हम कहते हैं सप्लाई वोल्टेज, ये भी नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जी इसका, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो है आपके पास यही कह रहा है ना, जब इनपुट वोल्टेज 0, मतलब ये तो ये कट ऑफ में हो रहा होगा, कट ऑफ में वोल्टेज जो VCE है यहाँ पर टर्मिनल पे, वो वोल्टेज किसके बराबर होगा? 10 वोल्ट के बराबर। तो क्योंकि VCC 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये हो गया पहला जी स्टेज। सर। जो सेकंड पार्ट इसने हमसे पूछा है वो ये है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ IB इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट दिस ट्रांजिस्टर इफ बीटा DC इज 200। अब ये क्या मिनिमम IB का करंट कितना है कि आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में चला जाए, तो वहां पर जो है, और उसने हमें ये VCE बताया हुआ है और कह रहा है नेग्लेक्ट VCE। अब यहाँ पर ये जो मिनिमम IB की जो वैल्यू हमें चाहिए वो किस में, इसके फार्मूले में क्या है? IC। अब हमें बीटा DC की तो वैल्यू मिल गई, मगर इसमें IC तो हमें पता ही नहीं है। जी सर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये नजर आ रहा है ना? आप मोबाइल से देख रहे हैं, लैपटॉप से देख रहे हैं? सर मोबाइल से। अच्छा, नजर आ रहा है क्लियर? जी सर। ओके, तो अब ये तो हमें मालूम ही नहीं है, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, हम IC का फार्मूला अप्लाई करेंगे। IC का फार्मूला क्या था? VCC माइनस VCE। मगर इसने कहा कि भाई फिलहाल VCE को है ना आप निगलेक्ट कर लें, तो उसको हमने निगलेक्ट कर 0 कर दिया। दो। हाँ, इसको निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट किया तो ये बन जाता है फार्मूला IC इज इक्वल टू VCC ओवर RC। तो जब ये बन गया, ये इसमें VCC दिया हुआ है 10 वोल्ट और RC की वैल्यू जो है हमारे पास दी हुई है ये 1K। तो 1K तो हमें IC करंट मिल गया, और ये IC की वैल्यू इसमें पुट किया यहाँ पर, तो हम और 200 वो पुट किया, तो हमारे IB मिल गया। मतलब मिनिमम IB की वैल्यू ये होनी चाहिए तो ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन मोड में लाने के लिए। और सैचुरेशन मोड में ये बिहेव ऐसे करता है जैसे दो वायरों को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं ना, और तारों को कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है ना एक किस्म की। ठीक है, मतलब दो वायरों को जिस तरह कनेक्ट कर देते हैं ना, तो क्या होता है? तो करंट वहां से फ्लो होना शुरू हो जाता है। जैसे हम घरों में भी कनेक्शंस बनाते हैं वायर के, कहीं तार, एक वायर टूटी हुई है तो उसको दोनों को कंबाइन कर दिया, तो ऐसे ही समझो कि ये जो है ना, एमिटर और कलेक्टर आपस में जुड़ जाएंगे इंटरनली। ठीक है, बात क्लियर हुई? जी सर। सर बट जिस तरह फिजिक्स वगैरह में हम वैल्यूज जो है कैंसिल आउट कर देते हैं, जैसे यूनिट कैंसिल करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिकल में यूनिट कैंसिल नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। जैसे ऊपर V दिया हुआ है, नीचे K दिया हुआ है, जो हमारे पास आंसर आया है वो MA आया है, हाँ, एम तो ए ये असल में करंट का यूनिट जो होता है ना, वो होता है के जो है ना, के वो यूनिट नहीं है, के है किलो। मतलब ये नीचे जो है ना 1K का मतलब है 1000, यहाँ पे 1000 लिखेंगे। बात समझ में आई? जी सर। और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। अब ये जो जी एम सर। आपको नजर आ रहा है ना, एम है क्या कहते हैं, मिली। मिली किसके बराबर होता है? 10 पावर -3 के। असल में ये किलो है ना, यहाँ पे 10 पावर 3 है डिवाइड में, तो ऊपर जाएगा तो -3 में चला जाएगा, तो जो डिवाइड में किलो होता है वो क्या हो जाता है? मिली हो जाता है। जी सर। ठीक है, ये तो जी क्लियर सर। है ना? ये तो क्लियर है ना, सब पता है ना इस चीज का? जी सर। अच्छा, गुड। तो ये सिर्फ वो चीज है। अभी तक कोई कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लें। नहीं सर, अभी क्लियर है। ओके, गुड।
तो प्रीवियस लेक्चर्स में से किसी अभी कोई कंफ्यूजन हो या सर वो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी जी बिल्कुल पूछे। आरपीएम अगर ज्यादा हो तो हमारे एम्पेयर कम लगेंगे या ज्यादा लगेंगे? यानी जो आरपीएम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं करंट के या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? इसमें ये जो है ना डिपेंड करता है कि मोटर कौन सी है, उसका टॉर्क वगैरह क्या है। असल में जो आपका हर मोटर का जो स्पीड और उसका जो कर्व होता है ना टॉर्क का, वो डिफरेंट होता है और आरपीएम वगैरह उस हिसाब से फिर चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है मोटर के टाइप पे और उसके टॉर्क और स्पीड का जो कर्व है वो किस तरह का, उस पर डिपेंड करता है। मतलब इस तरीके से मैं डायरेक्ट ये नहीं कहूंगा कि बस ये यूं होता है कि बस ये डायरेक्ट होगा या ये होगा। कुछ मोटर से मिसाल लो जिनका, अब फास्ट सपोज जो हमने मोटर पढ़ी थी ना, शंट मोटर पढ़ी थी। शंट मोटर ऐसी है जिसमें हम लोड जो है इंक्रीज कर देते हैं ना, तो उसकी स्पीड में इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर इतना ज्यादा फर्क नहीं आता, मगर उसमें से जो है आपका करंट ड्रा करने का ना, जितना ज्यादा लोड ज्यादा पुट करेंगे उतना वो ज्यादा करंट ड्रा करेगा बैटरी में से। अब तो वहां पर क्या सीन हो गया, स्पीड में तकरीबन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और करंट जो है वो जो है ज्यादा ड्रा कर रहा है लोड के हिसाब से। और जो सीरीज में होता है उसमें फिर अलग केस होता है, वहां पे जैसे लोड उस पर पुट करेंगे ना, उसकी स्पीड बहुत डाउन होती जाएगी, उसका मतलब आरपीएम जो है ना वो बहुत डाउन हो जाएगा लोड के साथ साथ। आई बात समझ में? तो ये डिपेंड करता है कि मोटर की टाइप कैसी है और मोटर का स्पीड और टॉर्क का क्या रिलेशन है, किस तरह का कर्व है। बात समझ में आई है? जी सर। सर और ये जो वीएफडीज वगैरह होती है हमारी, ये किस सूरत में यूज की जाती हैं? यानी फॉर वेरिएबल। एग्जांपल हम जैसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस, जैसे हाँ हमारे घर की जो मोटर्स होती हैं उसमें तो हम ये वीएफडीज यूज नहीं करते, इसको तो नॉर्मल हम सेट कर वो चलाते हैं इसको, हाँ जो अभी इसके हाँ पीछे से स्पीड आती है। बिल्कुल अभी यहाँ पे ना दो कंडीशन आ जाते हैं। जब मोटर जो हमारे पास होते हैं ना, मोटर हमारे पास जो आउटपुट देता है, मैंने जो लेक्चर जो मशीन्स के पढ़ा था, तो मोटर हमें आउटपुट देता है दो चीजें। एक आउटपुट देता है हमें टॉर्क, दूसरा देता है स्पीड। तो अब हम जो है क्या करते हैं कि जो या तो स्पीड को कंट्रोल करते हैं या हम टॉर्क को करते हैं या दोनों को करते हैं, वो एप्लीकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो मोटर्स को स्पीड और उनके टॉर्क, जो टॉर्क को कंट्रोल करने के डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, जो हमारे पास एसी मशीन हैं, क्योंकि एसी मशीन के टॉपिक को हमने इतना टच नहीं किया है, हमने टच किया है डीसी मशीन वाले को। जो एसी मशीन है उनकी जो स्पीड कंट्रोल करने के लिए इंडक्शन मोटर वगैरह है, फिर हम वीएफडीज लगा दें। क्यों? वो इसलिए लगा दें क्योंकि उनकी जो स्पीड का रिलेशन होता है वो पावर सप्लाई के फ्रीक्वेंसीज के साथ होता है। तो हम फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हैं, तो उस हिसाब से फिर जो है जो आपके मोटर की जो क्या कहते हैं कि स्पीड कंट्रोल होती है, तो उस वजह से वीएफडीज होती हैं। सर ये एक तो कॉन्ट्रैक्टर समझा दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्टर क्या चीज होती है और उसको वीएफडी के साथ लगाना लाजमी होता है? जी, सर कॉन्ट्रैक्टर क्या चीज होती है? कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, अब ये यूं होता है कि आपके पास मिसाल और मोटर है ना, अब उसको ऑन ऑफ करवाना। अब उस ऑन ऑफ करने के लिए आपके पास मिसाल और मोटर चल रही है 400 वोल्ट पे। अब आपके पास ये नीचे या तो पीएलसी कनेक्टेड होगी या माइक्रो कंट्रोलर लगा होगा, कुछ ना कुछ लगा होगा। उसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है मिसाल और वो सिग्नल देता है कि मोटर ऑन करो। अब उसके पास इतना ज्यादा पावर उस जो सिस्टम से तो नहीं आता ना कि उस मोटर को ड्राइव कर सके या ओपन कर सके। तो फिर इसके लिए बीच में एक इंटरमीडिएटिंग डिवाइसेस लगते हैं जो रिलेस होते हैं और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर। वो क्या करते हैं कि कम वोल्टेज से जो है कम वोल्टेज के सिग्नल से ऑन ऑफ खुद करवाएंगे, हायर पावर को ऑन ऑफ करवाएंगे। ये समझ आई या नहीं आई बात? जी सर। मतलब हम क्या कहते हैं। सर आपसे जी जी आपसे थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस शो करना था। जैसे लास्ट टाइम ना हमारी जो कंपनी में मोटर्स लगी हुई सर्कुलेशन मोटर है, तो जी जी उसका कॉन्ट्रैक्टर खराब
कॉन्ट्रैक्टर खराब हो गया था, सही तो मोटर चल नहीं रही थी, तो इलेक्ट्रिशियन जो थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को बाईपास कर दिया, यानी कॉन्ट्रैक्टर से हटा के डायरेक्ट कर दी थी। सही। अब ये होगा तो वो यूं हो गया होगा, जो मेरा अंदाजा है वहां पे, कि वो मोटर पे सप्लाई डायरेक्ट लगी हुई होगी। अब आपको बस उसको कंट्रोल करने के लिए वैसे कॉन्टेक्टर को आप ओपन करते थे या क्लोज करते थे, या किसी सर्किटरी से कनेक्टेड होगा। अब वो नहीं, अब वो डायरेक्ट पावर सप्लाई से ऑन या ऑफ हो रहा होगा, ऐसे ही होगा। सर एक दफा दोबारा समझाइएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको अगर थोड़ा सा आसानी से मैं यूं समझाऊं ना, वो ऐसे ही है जैसे ये यूं, जिस तरह हम घर में ना फैन वगैरह होते हैं, एक दो तरीका होता है ना, हमारे पास स्विच लगा होता है, तो हम स्विच से ऑन ऑफ करवाते हैं, ठीक है। जी सर। अब अब ये हो जाए कि उसको स्विच ना लगे, डायरेक्ट ही कनेक्ट कर दें, तो क्या हुआ, वो चलता रहेगा। अब फिर मुझे हमें घर के सर्किट ब्रेकर को बंद करना पड़ेगा, तो ताकि जाके पंखा बंद हो, ऐसे ही है, क्योंकि अब तो डायरेक्ट सप्लाई से जी सर। कनेक्टेड है। तो वहां पर भी कुछ जी जी। ऐसा ही हुआ होगा, उसने फिलवक के लिए क्या कर दिया होगा कि बाईपास कर दिया होगा, और उसको डायरेक्ट सप्लाई कनेक्ट कर दी होगी ताकि मोटर चल जाए। जब उसको ऑफ करवाना होगा तो वो पहले कॉन्ट्रेक्टर से ऑफ हो रहा था, वो ऑफ नहीं हो रहा होगा, वो अब फिर पूरा जहां जी। से सप्लाई आ रही होगी वहां से ऑफ करना पड़ेगा। ओके सर। तो सर कॉन्ट्रैक्टर लगाना लाजमी तो नहीं होता ना, तो ये इसमें अगर नहीं नहीं डायरेक्ट भी लगाने तो कोई नहीं नहीं, लगाना पड़ता है भाई, लगाना पड़ता है, ऐसे कभी भी नहीं करते। ओकेजनल केसेस पे वो बाईपास करते हैं, मगर वो फिर बाद में लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लगा। जो कॉन्ट्रैक्टर को सिग्नल जो आता है वो रिले से आता है, और रिले को सिग्नल कहाँ से मिलता है? माइक्रो कंट्रोलर से। अब असल में क्या होता है, हमारे मोटर्स वगैरह में लगे होते हैं सेंसर्स वगैरह डिफरेंट। अब उसमें लॉजिक्स लगी हुई होंगी भाई, मोटर का मिसाल दो स्पीड या जो भी इसका टेम्परेचर हाई हो जाए, तो वो कंट्रोल कर रहा होता है माइक्रो कंट्रोलर। जैसे ही एक कंडीशन से टेम्परेचर अबव हो जाता है, तो वो सिग्नल दे देगा भाई मोटर बंद कर दो। अब वो सिग्नल देगा रिले को, रिले सिग्नल देगी कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर पावर सप्लाई बंद कर देगा। अगर आप बाईपास कर देना, कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट सप्लाई कनेक्ट कर देंगे, तो माइक्रो कंट्रोलर जो सिग्नल देगा, तो वो फिर भी ऑफ हो ही नहीं पाएगा। ओके सर। ये बात समझ में आई या नहीं मेरी? जी सर, समझ गया। ठीक है। तो ये चीजें जी। सारी बातें किसी वजह से बनी है ना, अगर जरूर नहीं होती क्यों बनेंगे। मगर ओकेजनल केसेस पे जो ना काम चलाने के लिए हमारे पास वैसे ही हम फेमस हैं कि पाकिस्तानी चीजों को जुगाड़ी करते हैं, तो मगर प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होता ये। ओके सर। और एंड सर आरपीएम बढ़ाने से जो मोटर आपकी आपकी आवाज मोटर कट ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है वो। आपकी आवाज कट रही है, आपने दोबारा रिपीट करें, क्या कह रहे थे? सर जो आरपीएम बढ़ने से मोटर बंद क्यों हो जाती है कभी कभार? आरपीएम बढ़ने से, और उसमें लॉजिक लगाई होगी ना, जो कंट्रोलर होगा ना, जो जी। उस आरपीएम सेंसर से उसमें कंडीशन लगाई हुई होगी, कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग की हुई होगी ऑलरेडी, कि भाई ये हमारे आरपीएम में से ज्यादा आरपीएम जाएगा, तो वो कंट्रोलर सिग्नल देगा रिले को, रिले सिग्नल देगी कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर उसका पावर ऑफ करवा देगा। क्यों? अब ये जो ना, ये प्रोग्रामिंग की हुई होगी पीएलसी में अंदर, वो कंडीशन। अब वहां पे ऐसा होगा कि मिसाल लो, अगर स्पीड आरपीएम बढ़ जाता है, कन्वेयर बेल्ट का मोटर है और आरपीएम बढ़ गया, तो पावर जो इंडस्ट्री लाइन है ना, वो स्पीड अप हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे प्रोसेस मिस हो सकते हैं। मिसाल पैकिंग का काम हो रहा है, तो उस पे स्टेम लगने हैं, तो कन्वेयर बेल्ट जो है वो तेज चलने लगेगा, तो स्टेम जो है ना ब्लैंक चले जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी सर। तो आपके आरपीएम कौन से मोटर था जो बंद हो रहा था स्पीड बढ़ने से? कन्वेयर बेल्ट का था या कोई और मोटर था? नहीं सर, वो हमारी एक वो चॉकलेट प्रोसेस होता है, उसमें प्रीमिक्स एक टैंक होता है, सही उसमें उसको ना मिक्स कर चॉकलेट चॉकलेट को मिक्स करने के लिए वो एक फैन लगा होता है जिसे एजिटेटर कहते हैं। सही वो उस मोटर से कनेक्टेड है। तो जैसे ही हमारे जो है 50 आरपीएम है, यानी जो वीएफडीज में ना वो 50 आरपीएम है, सही पर हम लोग उसको 35 पे चलाते हैं। जैसे ही वो आरपीएम हम अगर हम उसको थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं ना, हाँ 40 या 45 करते हैं, तो मोटर अचानक ट्रिप हो जाती है। हाँ, ये तो उसमें कंडीशन लगाई हुई होगी, जो प्रोग्रामिंग होगा कंट्रोलर होगा। तो ट्रिप किसके थ्रू हो रहा होता है? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो रहा होता है? नहीं सर, वीएफडी में एरर आ जाता है फौरन।
फिर उसको रिसेट करते हैं, फिर जाके ऑन होती है और फिर आरपीएम कम कर देते हैं उसमें। अच्छा, फिर ये चेक करना पड़ेगा वीएफडी में कंडीशन क्या है, या हो सकता है वीएफडी में ही इंटरनली जो उसके इश्यू हो, ये फिर चेक करना पड़ेगा वहां पर। मतलब आपको अंदाजा होगा, या जो काम कर रहे हो उसको पता होगा कि क्या मसला है। हो सकता है वीएफडी पुरानी हो गई हो, उसका कोई कंपोनेंट ऐसा हो जो ज्यादा आप आरपीएम कर रहे हो, वो अपने कैपेसिटी से हट गया हो। अब ये चेक करना पड़ेगा, वो ऑन साइट चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज ये हो सकता है कि ओके कंडीशन का पीएलसी में कंडीशन भी लगा देते हैं अक्सर, क्योंकि हमें उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो हो सकता है चॉकलेट की मिक्सिंग वगैरह सही ना हो, या कुछ कंडीशन हो तो वो प्रोग्रामिंग में की हुई होती है पहले, तो वो सिग्नल देता है। अगर वीएफडी से हो रहा है तो फिर मेरे ख्याल में वीएफडी का कोई इश्यू होगा, या वीएफडी की कैपेसिटी उतनी होगी